एक बार 4 लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी भाड़े पे की। एक्चुअली उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते, सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपए देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपए दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइस, इन सरदारों के लिए एक हार्ट तो बनता है। खाने के बाद तुरंत स्मोकिंग करना मतलब स्मोकिंग के नेगेटिव इफेक्ट को 10 गुना बढ़ा देना। जी, वैसे स्मोकिंग तो खाने से पहले करो या खाने के बाद में करो, करता नुकसान ही है। और ये सिगरेट बनाने वाली जो कंपनीज होती है वो फोटोग्राफ के साथ, सबूत के साथ लोगों को दिखाती है, लेकिन खुदकुशी करने का सोच ही रखा है जिसने। फिर उनकी चॉइस है क्या करना है, लेकिन फिर भी अगर रहा ही नहीं जा रहा है तो भाई खाने के कुछ घंटे के बाद स्मोकिंग करो। खाने के बाद तुरंत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सिगरेट में होता है निकोटीन जो ऑक्सीजन को रोक देता है, जबकि खाने के तुरंत बाद हमारे बॉडी को डाइजेशन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। खाने के तुरंत बाद स्मोकिंग करने से इंसान का बॉडी कार्सिनोजेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। आसान भाषा में आपको समझा दूं, आंत और फेफड़े का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर एक सिगरेट 10 सिगरेट जितना काम कर देती है। और शायद तभी तो लोगों को खाने के बाद तुरंत सिगरेट पीने में मजा आता है, लेकिन ये बहुत ही बुरी आदत है। 2016 में ऑस्ट्रेलिया से मार्क नाम का एक लड़का अपने पिता को लेकर जैसे ही हिंद महासागर में मछली पकड़ने के लिए पहुंचा तो कुछ दूरी पर उन्हें पिंक कलर की बोल नुमा एक बहुत बड़ी सी चीज दिखाई दी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद कोई नाव पलट गई है, लेकिन थोड़ा पास गए तो समझ में आया ये नाव तो नहीं है, लेकिन बहुत अजीब सी चीज थी। लेकिन जब बिल्कुल पास पहुंचे तो उन्हें समझ में आ गया था कि व्हेल की डेड बॉडी है। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसा दिखे तो तुरंत उसे दूर भाग जाइए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। होता कुछ यूं है कि व्हेल के मरने के बाद उसके अंदर के बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब चमड़ी मोटी होने की वजह से वो गैस बाहर नहीं निकल पाती और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फट पड़ती है। अब अगर ऐसा कुछ दिखे इन फ्यूचर तो सावधान जरूर रहिएगा। नजत बेल्काज़म ना सिर्फ पहली मुस्लिम बल्कि पहली महिला जो फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर बनी थी। उन्हें बचपन में कमाई के लिए भेड़ चराने पड़ते थे। भेड़ों के झुंड के साथ उनका बचपन गुजरा है गरीबी में। फिर भी उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास आज क्या नहीं है। उन्होंने ये सोचा कि मुझे क्या मिला है और मैं क्या कर सकती हूँ। वो लगी रही अपनी पढ़ाई में पूरे फोकस के साथ। दुनिया को भुला के उन्होंने दिन रात मेहनत की और नतीजा पूरी दुनिया जानती है। वो भेड़ चराने वाली लड़की बनी फ्रांस की एजुकेशन मिनिस्टर। शुरुआत में जब वो पॉलिटिक्स में आए थे तब लोग उनके कपड़ों के ऊपर, उनकी लिपस्टिक के ऊपर गंदे कमेंट्स करते थे और वही लोग कुछ वक्त के बाद उनको सैल्यूट करते थे। मोरल ऑफ द वीडियो इज ओनली 1% कैन चेंज योर लाइफ। वो है आप खुद। दुनिया का क्या है यार, आज मजाक उड़ाएंगे, कल तारीफ करेंगे। तो आप खुद पर और खुद के काम के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी सब तो अपने आप हो ही जाएगा। कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, सी यू सून। चलिए गाइस, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के बताइए। चलिए गाइस, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। गाइस, खोज होती चाहे नहीं होती, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट था, है और रहेगा। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे इंडियन मैथमेटिशियन राधा नाथ सिकदर ने ही नापा था। सो गाइज, प्राउड टू बी एन इंडियन। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। यंगेस्ट फीमेल विथ फुल बियर्ड। जब हरनम 12 साल की थी तब इन्हें पीसीओ सिंड्रोम से डायग्नोस किया गया था। पीसीओ यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें मेल हार्मोन्स फीमेल में पाए जाते हैं। तो हरनम के पूरे चेहरे के ऊपर बाल आ चुके थे। उन्होंने बहुत कोशिश की बाल निकालने की, लेकिन ये डिसऑर्डर ही ऐसा है, उसकी वजह से मुमकिन नहीं हो पाया। लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। फिर उन्होंने इसके साथ जीना सीख लिया, रियलिटी को एक्सेप्ट किया, फेस किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें 7 सितंबर 2015 को द यंगेस्ट फीमेल विथ फुल बियर्ड का अवार्ड दिया। आज हरनम एक ब्रिटिश मॉडल है, एंटी बुलिंग एक्टिविस्ट है, बॉडी पॉजिटिव एक्टिविस्ट है, लाइफ कोच है और एक मोटिवेशनल स्पीकर है।
मोरल ऑफ द वीडियो है, जिंदगी में कभी कभी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है और यही एक्सेप्टेंस जिंदगी का सबसे बड़ा पॉजिटिव टर्न साबित हो सकता है। तो फेस द रियलिटी, एक्सेप्ट द रियलिटी। चलिए मैं आपको एक मैथ्स का ट्रिक सिखाता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। इस वीडियो में आपको माचिस की तिल्लियों से एक मैथ का इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 4 गुणा 9 = 46। किसी तीसरी के बच्चे को भी पता कि ये गलत है। अब आपको क्या करना है, आपको मात्र 2 माचिस की तिल्लियों को मूव करना है और एक करेक्ट मैथ इक्वेशन बना के दिखाना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करके दिखाओ। चलिए गाइस, मैं आपको जवाब देता हूं। 2 माचिस की तिल्लियों को कुछ इस तरह से मूव करेंगे, देखिए, और फाइनली ये करेक्ट हो गया। दैट इज 5 × 9 = 45। ये मैथ्स का पजल आपको कैसा लगा और आप किसको इंप्रेस करोगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक भयानक ठंड वाली रात को एक बहुत ही गरीब आदमी एक बिलियनर के बंगले के बाहर बैठा था। जैसे उस बिलियनर की नजर पड़ी, वो बाहर आया, उसने पूछा कि भाई साहब आपके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है क्या? गरीब आदमी ने कहा कि नहीं साहब कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे आदत है ठंड में रहने की। भाई साहब ने कहा कि नहीं ऐसे कैसे, मैं अभी घर में जाता हूँ, आपके लिए कुछ लेके आता हूँ, आप इधर ही रहना। ये सुन के वो आदमी रो पड़ा। उसने कहा कि थैंक यू सो मच सर। वो भाई साहब अंदर गए, लेकिन कुछ फोन आ गया तो वो भूल गए कि बाहर मैंने किसी को कुछ वादा किया था, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सुबह जब उनको याद आया, वो भाग के बाहर आया, लेकिन तब तक वो आदमी ठंड की वजह से मर गया था। लेकिन वो एक नोट छोड़कर गया था। उसने लिखा था कि जब मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था ना साहब, तब मेरे पास ठंड से लड़ने की ताकत थी, लेकिन जब से आपने मुझे वादा किया है तब से मैं आपसे इमोशनली अटैच हो गया था और उसी वक्त मेरी ताकत भी खत्म हो गई। मोरल ऑफ द वीडियो इज, अगर वादा पूरा नहीं कर सकते हो तो वादा किया मत करो, क्योंकि तोड़ने वाले के लिए ये छोटी लगने वाली बात सामने वाले के लिए बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि उससे उम्मीदें जुड़ जाती है। जहां एक और कोरोना वायरस पूरी दुनिया के 32 से ज्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है, वहीं पूरी दुनिया के शीर्ष नेताओं से लेके शाही परिवार तक हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। वो हैंडशेक की बजाय नमस्ते कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की तारीफ हो रही है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर से लेके ब्रिटेन का शाही परिवार शामिल है और सबका यही कहना है कि अगर हमें कोरोना वायरस से जंग जीतनी है तो इसमें भारत का नमस्ते एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर और भारतीय संस्कृति पर, तो इसीलिए करो ना नमस्ते। अगर आप किसी बकरी या फिर बकरे के पीछे छुप रहे हो और अगर आप ये समझ रहे हो कि ये बकरी या बकरा आपको नहीं देख पा रहा है, तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि उन्हें गॉड गिफ्ट होता है। कैसा गॉड गिफ्ट? वो काफी लंबा यानी कि हॉरिजॉन्टल व्यू ले सकते हैं और वो भी पूरा आखिर के किनारे तक कंप्लीट 3D व्यू के साथ। यानी कि बकरियां अपने गर्दन को सीधा रख के भी अपनी पूंछ को देख सकती है। इस तरह की आंखें खास करके उन पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर होती है जो अक्सर किसी न किसी के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, और उन पक्षियों की प्रजाति के अंदर ये अनोखा वरदान है। और एक मजेदार बात ये है कि मादा बकरियों से नर बकरियों की जो पुतलियां होती है वो बड़ी होती है, मतलब बिल्कुल 360 डिग्री के अंदर। आप कहीं पर भी उनकी नजरों से नहीं बच सकते हो, तो कोशिश मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना। मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसे हो। वहां से बाहर निकलने के मात्र 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे 2 गार्ड खड़े हैं। पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल यह है कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिए गाइस, मैं आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है, तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा। टाटा मोटर्स के सारे ऑफिसर साथ में लंच करते थे, लेकिन एक ऑफिसर ऐसे थे जो लंच टाइम पर उनके साथ नहीं बैठते थे, वो अपनी गाड़ी को लेकर कहीं पर चले जाते थे। काफी दिनों तक सबने ये नोटिस किया, लेकिन एक दिन उनका पीछा किया और पाया कि उस ऑफिसर की गाड़ी एक ढाबे के बाहर पड़ी हुई है और वो ऑफिसर ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। और लंच करते वक्त ड्राइवर से पूछ रहे कि आप जो टाटा के ट्रक चलाते हो भाई, वो कैसे हैं।
अच्छे हैं बुरे हैं, उसमें क्या खास बात है, क्या कमी है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारी बातें ड्राइवर से पूछ के वो लिखते थे, अपने ऑफिस पर आते थे, उसके ऊपर रिसर्च करते थे और इस बारे में कंपनी को इन्फॉर्म करते थे और लगातार टाटा ट्रस्ट में सुधार किए जाते थे। उस ऑफिसर का नाम सुमंत मुलगांवकर। टाटा सुमो किसी भी कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉय को दी गई सबसे बड़ी कॉर्पोरेट श्रद्धांजलि है। सुमो के अंदर सु का अर्थ होता है सुमंत और मो का अर्थ होता है मुलगांवकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कर देना। सी यू सून। पंकज जी जिस गांव से है उस गांव में पहले बिजली की भी सुविधा नहीं थी। गांव में होने वाले नाटकों में लड़का और लड़की दोनों का किरदार निभाते थे। बचपन से एक्टिंग में बहुत शौक था, लेकिन मनोज वाजपेयी जी की सत्या फिल्म को देखने के बाद ये कंफर्म कर लिया था कि अब तो मैं एक्टर ही बनूंगा। पिताजी उनके पढ़ाना चाहते थे, लेकिन भाई ने पढ़ाई के साथ साथ थिएटर्स भी करना शुरू कर दिया था। घर से पैसों की मदद थी नहीं तो होटल में काम करना शुरू कर दिया था। 7 साल तक पटना रहे, उसके बाद चले गए दिल्ली NSD, वहां पर एक्टिंग को निचोड़ कर सीखा और उसके बाद आ गए मुंबई स्ट्रगल करने के लिए। शुरुआत में तो छोटे छोटे किरदारों के लिए भी लोग मौके नहीं देते थे, झूठ मूठ के रेफरेंस बनाकर डायरेक्टर तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन करते 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 मौका मिला। छोटे से शुरुआत करके आज पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक है। उनका कहना है कि जिंदगी वो हिसाब है जिसको पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते। बेहतर यही है आज से यहीं से ठीक किया जाए और पिछले वाले को एक्सपीरियंस बना दिया जाए। ये लाइन किसी की भी जिंदगी बदल सकती है, हमेशा याद रखना। मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसे हुए हो। वहां से बाहर निकलने के मात्र 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे 2 गार्ड खड़े हैं। पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल यह है कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिएगा, इसमें आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा। आर्नोल्ड, जिनको बचपन में उनके पिताजी बहुत मारते थे, पीटते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। माँ का बहुत प्यार था, लेकिन माँ भी एक दिन दुनिया को छोड़कर चली गई। इस लड़के को इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर आना था। उसके पिताजी चाहते थे कि वो पुलिसमैन बने, लेकिन लड़का चाहता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बने। घर से सिर्फ 3 दिन जिम जाने की परमिशन, उसके हार्ट में वाल्व की बीमारी, पैसों की कमी, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई बैकअप नहीं, लेकिन फिर भी लड़के ने अपना फ्यूचर लिख दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी किस्मत, मेरे हालात, मेरी दुनिया, सब कुछ मेरे खिलाफ हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं अपने लक्ष्य तक जरूर से पहुंचूंगा और इस बात को, इस भविष्य को कोई नहीं बदल सकता है। आगे चल के उनको कंपलसरी मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वहां पर भी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को नहीं छोड़ा। भाग भाग कर कॉम्पिटिशन्स में जाना पड़ता था, पनिशमेंट्स भी मिलती थी, जेल में भी रहना पड़ता था, लेकिन बंदा झुकने को तैयार नहीं था और आखिरकार उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जो तय किया था। चाहे वो फिल्म्स हो, अवार्ड्स हो, नेम, फेम, मनी, पावर, सब कुछ। इसी को कहते हैं मैंने मेरी किस्मत खुद लिखी है। आपके प्यार की हद कितनी है? आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। यह बात 1970 की, जब स्वीडन से एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपए लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद, कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुंच गया। इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के माँ बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना जुनून है, चैट सेक्शन में लिखने मत भूलिएगा। एक IIT प्रोफेसर की जिंदगी कैसी होती है? लग्जरियस लाइफस्टाइल, व्हाइट कॉलर जॉब, चमचमाती गाड़ी, बंगलो और सुकून वाली जिंदगी, राइट? लेकिन आलोक सागर जी, द लीजेंड, उनके पास भी देश विदेश की डिग्रीज और जॉब्स की कमी नहीं थी। दिल्ली IIT में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर उन्होंने अपने जीवन को आदिवासियों के नाम कर दिया। सिर्फ अपने घर वालों के बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में सोचा। पैरों में रबर की चप्पल, बड़ी हुई दाढ़ी, उलझे हुए बाल, साथ में एक साइकिल और हाथ में एक झोला।
यही है आलोक सागर जी का जीवन। 30 साल से ज्यादा वक्त से गरीब आदिवासियों के साथ उनकी तरह रहते हैं, उनके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिलकर उनको नए नए तरीके सिखाकर खेती भी करते हैं। तो आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाना, उनके आर्थिक और सामाजिक हकों के लिए लड़ना और पेड़ पौधों का ख्याल रखना, यही है आलोक सागर जी का जीवन। इस हीरो के बारे में आप भी ज्यादा लोगों को जरूर से बताना। जय हिंद।